वेलकम टू द थीसिस लैब। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक सबसे बड़ी गुत्थी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी और फिर ऐसा लगता है जैसे वो बस गायब हो गई। पर क्या सच में ऐसा हुआ? और यही सवाल कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन कहाँ चली गई, आज तक एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, ये सिर्फ किसी के खत्म होने की कहानी नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि समाज, सोसाइटीज कैसे बदलती हैं, कैसे ढलती हैं और कभी-कभी बिखर भी जाती हैं। तो चलिए, एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ते हैं और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो कोई छोटा-मोटा गांव नहीं था। अरे नहीं, ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था। उस वक्त की जो दूसरी बड़ी सिविलाइजेशंस थीं, जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ये उनके बराबर की थीं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी। ये जो अचीवमेंट्स है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले की बात है ये, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस गुजर बसर कर रहे थे। यहाँ पर पूरी तरह से प्लान किए हुए शहर थे, एकदम ग्रिड पैटर्न में। हर घर में अपना टॉयलेट, अपनी ढकी हुई नालियां, सोच सकते हैं। और तो और, पूरे इतने बड़े इलाके में एक जैसे वजन और माप के बाट इस्तेमाल होते थे। सच कहूं तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। और ये जो कंपैरिजन है ना इजिप्ट के साथ, ये बहुत कुछ बताता है। एक तरफ जहां इजिप्ट के राजा यानी फेरो अपने लिए बड़े बड़े पिरामिड और मंदिर बनवा रहे थे, वहीं सिंधु घाटी के लोग किस चीज पर फोकस कर रहे थे? प्रैक्टिकल चीजों पर, बेहतर शहर बनाने पर, साफ सफाई पर। हमें यहाँ किसी राजा का आलीशान महल या कोई बड़ी कब्र नहीं मिली है। इससे क्या पता चलता है? शायद शायद ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां किसी एक राजा से ज्यादा पूरी कम्युनिटी की भलाई को अहमियत दी जाती। तो ये तो बात हुई उनकी शानदार अचीवमेंट्स की। लेकिन इस एडवांस सोसाइटी में आखिर जिंदगी थी कैसी? लोग रहते कैसे थे? क्योंकि ये समझने के लिए कि क्या खत्म हुआ, पहले ये जानना होगा कि उनके पास था क्या। और बस यहीं पर पतन या कोलैप्स जैसा शब्द थोड़ा गुमराह करने वाला हो सकता है, क्योंकि नई रिसर्च बताती है कि ये कोई एक दिन में हुई तबाही नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसे समझने के लिए एक टर्म है डी-अर्बनाइजेशन। इसका मतलब सिंपल है, लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छोटे कस्बों और गांवों की तरफ जा रहे थे। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ऐसा नहीं हुआ कि एक सुबह लोग उठे और सब खत्म हो गया था। नहीं, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई बाढ़ या भूकंप नहीं आया जिसने सब तबाह कर दिया हो। ये एक बहुत ही धीमी, ग्रेजुअल प्रोसेस थी। मतलब ये कई 100 सालों तक चलती रही। शहर धीरे धीरे खाली होते गए, लोगों का जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए अब उस दौर की पड़ताल करते हैं जिसे हम द ग्रेट डिक्लाइन कह सकते हैं, क्योंकि इस रहस्य के सारे सुराग हमें यहीं मिलने वाले हैं। ये एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है और अब हम सबूतों की जांच करने वाले हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये एकदम साफ साफ दिखाती है कि ये तथाकथित पतन कितना लंबा चला। मतलब 2600 बीसीई में जब शहर अपनी बुलंदी पर थे, वहां से लेकर 1700 बीसीई तक, जब ज्यादातर आबादी गांवों में जा चुकी थी, पूरे 900 साल लगे। सोचिए, ये किसी एक पीढ़ी की कहानी नहीं है, ये दर्जनों पीढ़ियों में हुआ बदलाव था। तो सवाल ये है कि अगर ये अचानक नहीं हुआ, तो फिर हुआ क्यों? वजह क्या थी? हमारी इस हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में कई सस्पेक्ट्स हैं, यानी कई थ्योरीज हैं। चलिए एक एक करके इन सबसे पूछताछ करते हैं। तो सस्पेक्ट नंबर 1, द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये सबसे पुरानी और कह सकते हैं सबसे ड्रामेटिक थ्योरी है। इसके हिसाब से बाहर से कुछ लड़ाकू लोग आए जिन्हें आर्य कहा गया, और उन्होंने इन पीसफुल शहरों पर हमला करके इन्हें तबाह कर दिया। और सच तो ये है कि कई सालों तक हमें किताबों में यही पढ़ाया भी गया। लेकिन जब खुदाई हुई, जब सबूतों को खंगाला गया, तो कहानी कुछ और ही निकली। हमें कहीं भी किसी बड़े युद्ध के निशान नहीं मिले, न कोई सामूहिक कब्रें, न ही जले हुए शहरों की परतें। मतलब सबूत इस थ्योरी को सपोर्ट ही नहीं करते। इसीलिए आज ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये थ्योरी सही नहीं है। तो ये सस्पेक्ट तो बेगुनाह निकला। तो फिर असली मुजरिम कौन है? चलिए अब मिलते हैं हमारे प्राइम सस्पेक्ट से,
क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, नए साइंटिफिक सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस महान सिविलाइजेशन के पीछे हटने की वजह कोई हमलावर सेना नहीं, बल्कि खुद कुदरत थी, हमारा पर्यावरण था। और ये हुआ कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए, सबसे पहले मॉनसून का पैटर्न बदला, वो कमजोर और अनप्रिडिक्टेबल हो गया। अब मॉनसून कमजोर हुआ तो क्या हुआ? नदियां सूखने लगी, खासकर घग्गर हाकरा नदी जो इनकी लाइफलाइन थी। नदियां सूखी तो खेती पर असर पड़ा, पैदावार कम हो गई। और जब खाने का सरप्लस ही नहीं होगा तो आप लाखों लोगों वाले बड़े बड़े शहरों को कैसे चलाएंगे? नामुमकिन है। तो लोगों ने वही किया जो हम इंसान हमेशा करते हैं, उन्होंने अडैप्ट किया। वो वहां से निकलकर नई और बेहतर जगह की तलाश में पूर्व की तरफ, गंगा के मैदानों की ओर बढ़ गए। तो हमारी इस पूरी जांच का फैसला क्या निकलता है? वर्डिक्ट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया। ये तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल और अडैप्टेशन की, यानी बदलते वक्त के साथ ढल जाने की कहानी है। तो ये सिविलाइजेशन खत्म होकर राख नहीं हो गई, ये बस डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। इसके लोग बड़े शहरों से निकलकर छोटे छोटे गांव में बस गए और नई परिस्थितियों के हिसाब से जीना सीख लिया। लेकिन उनकी स्किल्स, उनका ज्ञान, चाहे वो क्राफ्ट का हो, ट्रेड का हो या खेती का, वो तो उनके साथ ही रहा ना, है ना? और यही ज्ञान, यही स्किल्स आगे चलकर भारत में आने वाली दूसरी सभ्यताओं की नींव का एक अहम हिस्सा बनी। तो ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक चैप्टर का खत्म होना और दूसरे का शुरू होना था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता सच में कोलैप्स हुई या उसने बस अपना रूप बदल लिया? शायद कोलैप्स या पतन शब्द ही सही नहीं है। शायद हमें इसे इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक मानना चाहिए। एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी जिसने वक्त की मार के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि खुद को बदल लिया। तो इस दिलचस्प पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही गहराइयों में उतरना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ।